ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है बेसिकली, तो जैसे तुम लोग को समझ में आ रहा है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि एग्जैक्टली ग्लोबलाइजेशन मतलब कि दुनियादारी। ठीक है, कि अपन जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, या फिर अगर तुम्हारी एक कंपनी है या तुम कोई कंपनी रन कर रहे हो तो तुम उसको ग्लोबलाइज करोगे, तुम दूसरी कंट्रीज में उसको लेके जाओगे, तुम अपने प्रोडक्ट को बहुत जगह शोकेस करोगे ताकि तुम ज़्यादा पैसे कर सको। तो ये तुम कर क्या रहे हो, ग्लोबलाइज कर रहे हो। इवन इफ यू डोंट हैव अ कंपनी, इवन इफ यू आर सिंगर, ठीक है, तुम बस एक गायक हो कोई, लेकिन तुम अब चाहते हो कि मैं अपने आप को एक्सपैंड करूँ, क्या करोगे, तुम एडवर्टाइज करना चालू करोगे, इधर उधर जाओगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे अपने कॉन्सर्ट्स रखोगे। तो बेसिकली ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, अपने आप को सोशलाइज कर रहे हो, अपने आप को ग्लोबलाइज कर रहे हो, बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में फैल रहे हो। बस इस चीज़ को अपन ने ग्लोबलाइज बोला है। और क्योंकि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, सो वी नीड समथिंग अबाउट मनी। सो यहाँ पे क्या है, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब हम अपने इकोनॉमी के हिसाब से देख रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को हेल्प करती है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, बस इसमें बस यही रहेगा, इसमें ले दे के बस यही बात रहेगी, एमएनसीज की, कंपनीज की बात होंगी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, यू नो व्हाट मीन्स प्रोडक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना। व्हेन कंपनीज प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स, मे बी फोन्स, मे बी बॉक्स ऑफ जैम, वट एवर। ठीक है, तो वो ये जो प्रोडक्शन होती है, सबसे पहले अपन वो बात करें कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, नॉट इन अ सिंगल कंट्री बट अक्रॉस कंट्रीज, मेनी कंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, अपन एमएनसीज के बारे में देख लेते हैं कुछ। द मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंस कंट्रीज वाज ट्रेड। ठीक है, अगर हम एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्रीज से अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका कोई भी मतलब है एक दूसरे से, तो क्या है, बिजनेस। समझ में आया, हम रिश्ते नहीं करेंगे चाइना के साथ। ठीक है, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, चाहे पहले होता होगा राजा महाराजा के टाइम में, बट आज हम ऐसा नहीं करने वाले। ठीक है, मतलब हम चाइना से इसलिए नहीं जाएंगे ताकि हमें रिश्ते करने हैं। गेटिंग, हम क्यों चाइना के साथ रिलेशंस बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ट्रेड करना, नॉट ओनली विथ चाइना, विथ एनी अदर कंट्री। हम क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें ट्रेड करना, हमें बिजनेस करना है। तो बेसिकली जो कम्युनिकेशन होती है कंट्रीज के बीच में, क्या होती है, ट्रेड होती है, वो बिजनेस होती है। लार्ज कॉर्पोरेशंस नाउ नोन एज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं, एमएनसीज। ठीक है, बहुत जगह तुमने सुना है एमएनसीज। ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रेड, ऑब्वियसली, क्योंकि एक एमएनसी क्या होती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है, जिसकी जो ब्रांचेस हैं, जिसकी जो ब्रांच है वो हर कंट्री में फैली हुई है, हर या फिर बहुत सारी कंट्रीज में फैली हुई है, मल्टीपल कंट्रीज में फैली हुई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, अब वो मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी चीज़ की हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो टेक्निकल फील्ड में ही हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया। तो ये क्या, इन्हें क्या बोलेंगे हम, एमएनसीज बोलेंगे, जो कि बहुत जगह फैली हुई है। ये क्या कर रही हैं, बेसिकली ये एक ग्लोबलाइज कर रही हैं अपने आप को। Then what? A multinational corporation is one that owns or controls production in more than one country. We know about that. MNCs locate production headquarters and factories in areas where labor and other resources are cheap. तो basically यहाँ पे बस यहाँ मैंने बोला कॉमन सेंस वाली बात है। अगर तुम कंपनी खोलोगे तो तुम ऐसी जगह पे अपनी ब्रांच खोलोगे जहाँ पे मुझे ईजी लेबर मिले या फिर बहुत चीप लेबर मिले। तुम 4 लोग को अपने नीचे नौकरी पे रखोगे तो यू वांट ना कि मुझे कम से कम पैसे देना पड़े उनको। समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि एमएनसीज वहाँ पे ब्रांच खोलेंगे जहाँ पे जो लेबर है वो सबसे पहले तो सस्ते मिले, रॉ मटेरियल जो यूज़ हो रहा है प्रोडक्शन में, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, इवन मान लो जैम ही बना रहे हैं अपन, तो एप्पल जहाँ सस्ते मिल रहे हो, ठीक है, एप्पल्स की कॉस्ट तो उतनी है, उसकी कॉस्ट बढ़ती कैसी है, ट्रांसपोर्टेशन से। समझ में? एप्पल को लगाने में मेहनत तो उतनी हुई है लेकिन उसकी कॉस्ट कैसे बढ़ी। अब एप्पल को तुम जम्मू कश्मीर में खाओ, इट वुड बी चीपर। अब तुम उसको यहाँ पे खाओ तो वो महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी क्वालिटी में प्रिजर्व करके लाया गया है, उसकी कॉस्ट होती है कुछ, वरना लगाने की तो उतनी कॉस्ट है। तो भाई अगर मेरे को एक जैम की फैक्ट्री खोलनी है तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरे को लेबर सस्ता मिल रहा है, कहाँ पे मेरे को एप्पल सस्ते मिल रहे हैं, कहाँ मेरे को मेरा रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है। ठीक है, तो एमएनसीज ये भी देखती हैं किसी भी कंट्री में ब्रांच खोलने से पहले कि कहाँ पे मुझे अपना क्या बोलते हैं ब्रांच को लोकेट करना है, कहाँ पे मुझे अपनी चीज़ों को लोकेट करना है।
Then what? MNCs locate production near markets where skilled and unskilled labor is really available at low rates. ठीक है, एक और पॉइंट है, बस मैंने बोला ना, इफ़ यू नो हाउ टू मेक स्टोरीज यू कैन विन सोशल साइंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड, क्योंकि एक फैक्ट्री में सिर्फ अनस्किल्ड लेबर नहीं चाहिए. अगर अपन लेबर को पिक्चराइज करें तो हमें क्या आता है कि एक कोई बंदा जो ईंट उठा रहा है, वही आता है, ईंट उठा रहा है, कोई वो बकेट उठा रहा है, उस फटी सी कुछ पहनी हुई है उसने, हम ऐसे ही किसी को इमेजिन करते हैं लेबर के टाइम पे. बट नो, इवन इफ वी आर गोइंग टू डू अ जॉब इन सम कंपनी, वी आर अ लेबर. फिर हम टाई पहन के क्यों ना जाएं? समझ में आ रहा है ना तुम्हें? वी आर अ लेबर. सो बेसिकली स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, लेबर की ज़रूरत हर किसी को होती है. ठीक है, इंडिया इज़ अ हब ऑफ लेबर, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लो कॉस्ट में लोग मिल जाते हैं. देन वी पीपल सेलिब्रेट. तो बाप रे, हमें तो 16 लाख का पैकेज लगा है, 12 लाख का पैकेज लगा है. स्टूपिड पीपल, यू आर अ लो कॉस्ट लेबर. सीरियसली, इंडिया इज़ अ लो कॉस्ट लेबर. छोड़ो वो बात की, लेकिन समझ रहे हो ना तुम लोग कि यहाँ पे इतनी सारी MNCs आती हैं, यहाँ पे इतने सारे जो लोग होते हैं. इवन तुम लोग देखोगे ना, जो कंपनी है वो भले अमेरिका की हो, लेकिन अमेरिकन पीपल उसमें सबसे कम काम कर रहे होंगे. इंडियन ज़्यादा काम कर रहे हैं. वी कैन सी इन द टॉप कंपनीज इंडियन पीपल. क्यों? पता है क्यों? वी आर स्किल्ड, वी आर फकिंग स्किल्ड. ठीक है, हम में बहुत टैलेंट है, हम बहुत पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से यही तो सिखाया कि मैथ्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, राइट. हम में अंधा दिमाग है, तो दैट्स वाई वी आर स्किल्ड. ऊपर से हम ऐसी कंट्री हैं कि हमें वो 1000 रुपये देता है, हम खुश हो जाते हैं. जुगाड़. समझ में आ रहा है तुमको? तो इस वजह से वी आर सच अ गुड लेबर. तो हम, लेकिन अगर हम एक MNC की तरफ से देखें तो हम समझ गए कि MNCs को कहाँ पे अपने ब्रांचेस खोलने होते हैं, जहाँ पे उसको स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल जाए, वो वहाँ पे खुश रहता है. ठीक है. Furthermore, MNCs may seek government measure that protect their interest. ठीक है, MNCs देखो बड़े बड़े लोग होते ही ऐसे, जो छोटे छोटे लोग हैं, हमने पिछले चैप्टर मनी एंड क्रेडिट में हमने SHGs जो भी था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs जो हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो बहुत ही अनपढ़ से लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उनको लोन लेना नहीं आता है. वो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती है वो कैसे बैंक को अप्रोच करे, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो दे, क्या उनके पास तो कोलैटरल भी नहीं होता, तो किस तरीके से वो लोन ले. एक बात बताओ, लोन की ज़रूरत किसको है? एक इंसान जिसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है उसको लोन की ज़रूरत है, एक इंसान जिसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है उसको लोन की ज़रूरत है? जो थोड़ा गरीब है उसको ज़्यादा ज़रूरत है, राइट. लेकिन उसके लिए सबसे टफ है लोन लेना, उसके लिए सबसे टफ है. लेकिन जो बंदा एजुकेटेड है, जिसके पास ऑलरेडी मनी है बहुत सारी, उसके लिए बहुत इजी है लोन लेना. इवन बैंक्स आर विलिंग टू गिव दैट पर्सन लोन, क्योंकि बैंक्स को एक अश्योरिटी मिलती है. हाँ, उसमें टैक्स नहीं लगता ना. किसमें टैक्स कम हो जाता है? किसमें टैक्स कम हो जाता है? हाँ, उसमें टैक्स कम हो जाता है. जो भी है, मैं तुम्हें कंपेयर करके बता रही हूँ कि अगर तुम भी कल कोई बैंक खोलते हो तो तुम उस बंदे को दे दोगे ना लोन जिसको तुम्हें अश्योरिटी है कि वो बंदा तो मुझे दे देगा, ये तो ऑलरेडी इतना अमीर है, गिव हिम लोन. समझ में आ रहा है? लेकिन ये देखो कि लोन की ज़रूरत किसको है. बात वही है कि जो जितना अमीर है, जो एकदम टॉप के लोग होते हैं ना, क्रीमी लेयर के जो लोग होते हैं, उनके लिए चीज़ें बहुत ईजी हैं. दे कैन मैनिपुलेट थिंग्स, दे कैन मेक फेक डॉक्यूमेंट्स, दे कैन डू एनीथिंग. समझ में आ रहा है? उनके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हैं. बट जो लोगों को नॉलेज नहीं है ना इन सब चीज़ों की, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, वही लोग काम नहीं कर पाते. जिनको सीरियसली नीड है वो काम नहीं कर पाते. वी नो विजय माल्या, ठीक है, उसको कितना लोन मिला, करोड़ों में लोन मिला. इवन मतलब सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, बैंक की गलती भी थी कि उसको इतना लोन क्यों दिया गया, उसको इतना लोन प्रोवाइड क्यों किया गया. इवन दैट वाज इलीगल, बट ऐसा हो गया. क्यों? क्योंकि वो अमीर था. भाई दारू पीता है वो उन लोग के साथ बैठ के, सीरियसली वो दारू पीता है उन लोग के साथ बैठ के अपने अनऑफिशियल पार्टीज में. मैन, उसके लिए उसके दोस्त इतना तो करेंगे ना. समझो बात को, ये चीज़ हो रही है. तो सही बात है. तो जो भी है, तो बेसिकली मैं बस वही बोलना चाहती हूँ कि क्रीमी लेयर्स के लिए चीज़ें बहुत आसान होती है. देयर आर गवर्नमेंट पॉलिसीज इक्वली फॉर द रिच, फॉर द बिजनेसमैन्स एंड फॉर द पुअर्स, फॉर द एम्प्लॉयज़, बट स्टिल ओनली रिच आर मेकिंग यूज ऑफ इट मोस्टली. समझ में आ रहा है? तो जो हमारी MNCs होती हैं, जो हमारे ये जो कहीं पर भी जब अपना ब्रांच खोलती है, तो वहाँ के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना के रखी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी काफ़ी पॉलिसीज़ बनाती है,
ठीक है, जैसे इंडिया ईज करेगी कि भाई कोई फॉरेन कंपनी आए यहाँ पे ब्रांच खोले, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, उसके लिए ईज तो इंडिया के लिए भी फायदेमंद है, तो वो भी कुछ ना कुछ चीज़ें ईज करेगी कि हाँ ठीक है भाई तुम आओ, हम तुम्हें ये फैसिलिटी देंगे, तुम्हें कोई रोकेगा टोके नहीं, पता नहीं वो सब तो, पर जो भी कुछ ना कुछ तो फैसिलिटीज़ मिलेंगी फॉरेन कंपनीज़ को भी, तो उसका भी वो अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। जो भी फैसिलिटीज़ कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ पैसे तो कम हो रहे हैं ना, कहीं ना कहीं उनको पैसे कम लगाने पड़ रहे हैं, उनका तो फ़ायदा ही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके एक एमएनसी बनती है। एक एमएनसी सीरियसली एक एमएनसी बनती है, लाइक वो सही में दूसरी कंट्रीज़ में जा पाती है इन सारी चीज़ों को देखकर। ठीक है, और एमएनसीज़ के अगर तुम फ़ायदों की बात करोगे तो ऑब्वियसली वो अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर आज के दिन इंडिया से सारी एमएनसीज़ चली जाएंगी ना, 80% पीपल विल बी अनएम्प्लॉयड सीरियसली, और दैट टू ऑफ टेक्निकल सेक्टर। बहुत से क्या मोस्टली लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अभी के अभी। ठीक है, कि वी डोंट हैव इंडियन कंपनी सो मच, वी ओनली हैव स्मॉल स्टार्टअप्स और 1-2 बिग कंपनीज इन अ टेक्निकल फील्ड। ठीक है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी कंपनी, देयर आर ऑल ऑफ देम आर एमएनसीज। समझ में आया? तो इसीलिए इंडिया को रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी। इवन वो काम दूसरी कंपनी के लिए कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट उस कंपनी का हो रहा है, वो पूरा प्रॉफिट वो अपने देश लेके जा रही है। इंडिया को सिर्फ सैलरी मिल रही है लोगों की, हाँ, और थोड़ा बहुत टैक्स जो देना पड़ता होगा उनको गवर्नमेंट को कि हम भाई तुम्हारी कंट्री में, बस, और कुछ नहीं मिल रहा। बट स्टिल इंडिया नीड्स टू रिस्पेक्ट दिस एमएनसी। भले वो हमारा यूज़ करके प्रॉफिट कमा रही है, अपने देश को बढ़ा रही है, बट वी नीड टू रिस्पेक्ट, बिकॉज इफ़ वी डोंट रिस्पेक्ट, अगर हम उनके लिए चीज़ें टफ करेंगी तो वो चले जाएंगे, हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। समझ में आया? तो जो भी है, तो ये हमने एक एमएनसी के बारे में देख लिया कि भैया ऐसी एक एमएनसी होती है। पहले एमएनसी के बारे में लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इतना हो गया अपना एमएनसीज के बारे में देख लिया। अब अपन ये देख रहे हैं कि जो एमएनसीज जो हैं वो किस तरीके से ब्रांच बनाती हैं। ठीक है, सो एक सिंपल तरीका तो यही है कि बेसिकली एक एमएनसी है, मान लो कोई भी, ठीक है, उसने यहाँ पे आके कंपनी खोल दी और वहाँ पे फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ रही हैं, एक कैबिन है, कैबिन में वो लोग काम कर रहे हैं। दिस इज़ अ सिंपल वे, बट ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ टेक्निकल फील्ड की कंपनीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी तरीके, जैसे तुमने बोला डोमिनोज। ठीक है, अब वो जो डोमिनोज यहाँ पे है इंडिया में, उसको कौन चला रहा है? क्या कोई फिरंगी बंदा आके चला रहा है उसको? सफ़ेद बाल वाला दिखता है तुमको? नहीं, वहाँ पे एक इंडियन इंसान ही है, हम इंडियन पीपल ही उसको चला रहे हैं बेसिकली। ठीक है, पर वो है ब्रांड कहाँ का? कहीं और का। तो बेसिकली इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो है एमएनसीज दूसरी कंट्री से कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो हम उन कम्युनिकेशन का वो देख रहे हैं। अब जैसे कि एमएनसी है, ठीक है, मतलब कोई भी एमएनसी, कोई भी कंपनी, इवन तुम लोग भी हो, तुम लोग भी सोचो हमें हमारी बहुत बड़ी कंपनी और हमें किसी दूसरी कंट्री में जाके अपनी ब्रांच बनानी है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग रिस्क ले रहे हो। वहाँ पे उस कंट्री में तुम एक अपना शुरू से ही बिजनेस चालू कर रहे हो। व्हाट यू हैव इज द फेम ऑफ योर कंपनी, इज द नेम ब्रांड ऑफ योर कंपनी। ठीक है, वो जो तुमने अमेरिका में स्टैब्लिश होके बना ली। ठीक है, अब अगर तुम इंडिया में आ रहे हो तो तुम्हें इन्वेस्ट ही कर रहे हो बेसिकली। इट इज़ इन्वेस्टिंग, यू आर मेकिंग इट एन एसेट, कि यहाँ पे एक बार मैं मेहनत कर दूंगा, यहाँ पे मैं अपनी ब्रांच खोल दूंगा, किसी तरीके से अपना जो भी स्पेस वेस्ट जो भी कुछ लेकर एक हब बना दूंगा, और उसके बाद क्या होगा कि मुझे पैसे आने लगेंगे। दिस इज़ एन एसेट। उस बिजनेस क्या होता है, बार बार थोड़ी मेहनत करनी होती है उसमें। ठीक है, टाइम टू टाइम कुछ मॉडिफिकेशंस होती है, मेहनत एक बार की होती है। ठीक है, तो वो क्या बन रहा है? वो एक एसेट बन रहा है। वहाँ पे अगर तुम एक एमएनसी हो, तुम्हें वहाँ पे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी या फिर रेंट लेनी पड़ेगी या जो भी है, तो तुम वहाँ पे कुछ पैसा लगा रहे हो। वहाँ पे अगर तुम बंदों को रख रहे हो, तुम उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनके लिए अलग पैसा। ठीक है, अब इन बंदों को तुम्हें सैलरी देनी पड़ेगी।
तुम क्या कर रहे हो, तुम एक तो रिस्क ले रहे हो, व्हाट इफ इंडिया में वो चीज़ नहीं चली। हाँ वो तो चली गई ना इंडिया छोड़। तो जो भी है, तो एक तो तुम रिस्क ले रहे हो कि व्हाट इफ इंडिया में वो चीज़ नहीं चली, तो तुम एक तो लॉस में चले जाओगे, ठीक है, और नहीं तो तुम क्या बोलते हैं, या तो प्रॉफिट हो जाएगा, जो भी है। तो तुम्हें क्या कर रहे हो, एसेट बिल्ड कर रहे हो, वहाँ पे एक एसेट बिल्ड कर रहे हो, यू नो ना एसेट लाइबिलिटीज, तो इतना तो पता ना, तो ठीक है, तो तुम वहाँ पे एसेट बिल्ड कर रहे हो। तो ये एमएनसीज करती हैं, ये पहली चीज़ अपन को पता है। अब ये जो एसेट बिल्ड करना है, ये कुछ तरीके से होती है, कुछ फॉर्म्स होती हैं, उन फॉर्म्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि लोकल कंपनीज हैं कुछ, मैं बहुत बड़ी एमएनसी हूँ, कुछ लोकल कंपनीज है किसी कंट्री में, मैंने उनको अपना पार्टनर बना लिया सिर्फ उस कंट्री के प्रोडक्शन के लिए। ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैंने एक छोटी सी कंपनी को अपना पार्टनर बना दी, दिस फुलिशनेस, नहीं ऐसा नहीं, बट मैं उनको फिर भी अपना पार्टनर बना रही हूँ फॉर दैट एरिया, फॉर इंडिया। मान लो मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ अमेरिका में, चाइना में, कहीं पर भी मैं बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैं इंडिया में आई, तो मैंने क्या बोला कि देखो आई विल हेल्प यू, आई विल गिव यू माई ब्रांड नेम, ठीक है, मैं अपने ब्रांड का नाम तुमको दूंगी, ठीक है, इससे लोगों को पता चलेगा कि तू एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तू मेरे से पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, तेरी भी मेहनत होगी, तेरे भी पैसे लगेंगे, मेरी मेहनत होगी, मेरे भी पैसे लगेंगे, जो भी उनके बीच में नेगोशिएशन होगा, कौन कितना लगाएगा, और इंडिया में अब जितना भी प्रॉफिट होगा हमारे कोलैबोरेशन से, उसका आधा मुझे आधा तुझे मिलेगा। दिस इज़ अ पार्टनरशिप। ये होता है जॉइंट प्रोडक्शन। इस तरीके से कुछ एमएनसीज करती हैं। सेकेंडली क्या होता है कि एक्विजिशन ऑफ लोकल कंपनीज। इसमें क्या, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मेरे को दिखा कि ये जो लोकल कंपनी है ये बहुत पैसे कमा रही है, ये भी मान लो मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में स्टील बनाती हूँ, मैंने देखा कि कहीं पे जाके मान लो अफ्रीका में मैं गई, मैंने देखा कि यहाँ पे भी कोई एक छोटी कंपनी है जो स्टील बना रही है, इसकी भी अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स इसको पसंद करते हैं, मेरे भी अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है, और इसके पास भी कुछ अच्छी टेक्नोलॉजीज़ हैं, कुछ अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मेरे पास नहीं है अभी। तो मैं क्या करती हूँ, इससे पहले कि ये कंपनी बड़ी हो जाए, मेरी कंपटीशन बन जाए, मैं इसको खरीद लेती हूँ, इसकी सारी स्ट्रैटेजीज, सारे फंड्स, सब कुछ अब मैं यूज़ करूँगी, इसके जो ओनर होंगे उनका मैं थोड़ा पैसा पकड़ा दूंगी, ये लोग अलग हो जाएंगे, और मैं इस कंपनी को एक्वायर कर लूँगी, और एक्वायर करने के बाद फिर ये कंपनी मेरी, ब्रांड नेम मेरा, और ये स्टील की कंपनी मेरे नाम से चलेगी। ये होता है, मतलब मैंने पूरा का पूरा एक्वायर ही कर लिया उस कंपनी को, पूरा खरीद लिया। पहले मैं पार्टनर बन रही थी लोकल कंपनी के साथ, अब मैंने क्या किया, पूरा का पूरा खरीद लिया। ये क्या, ऐसा ही, ठीक है। अब मार्क जकरबर्ग को देख लो, वो यही काम करता है, उसको दिखता है कि ओके फ्यूचर में ये चीज़ मेरी कंपटीशन बन सकती है, बाय इट, फ्यूचर में ये चीज़ मेरी कंपटीशन बन सकती है, इसको भी खरीद लो, उसका यही काम है, ठीक है। वो सारी चीज़ों को एक्वायर करता है, वो पार्टनर नहीं बनाता, वो एक्वायर करता है। अच्छा, तब वो पहले व्हाट्सएप पे किसी और का था, उसमें व्हाट्सएप सिर्फ लिखा था, आप खोलते थे व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक या मेटा, हाँ, व्हाट्सएप भी किसी और का था, इंस्टाग्राम भी किसी और का था, ठीक है, एंड लिटरली इट बिकेम, मतलब उस बंदे का दिमाग देख रहे हो, फेसबुक बहुत अच्छा चलता था, इंस्टाग्राम नया नया आया, उसको लगा कि इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो रहा है, ये मेरा कंपटीशन बन सकता है, उसने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। सीरियसली इट इज़ नाउ द कंपटीशन, इट इज़, हाँ, स्नैपचैट को नहीं खरीद पाया, हाँ, जो भी है ठीक है, स्टिल आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन हु एवर इज यू नो रनिंग स्नैपचैट, क्योंकि उसको इतना ट्रस्ट है अपने आप पे कि नहीं मैं फिर भी कर लूँगा। पता नहीं मुझे पता नहीं इतना, मुझे नहीं पता इतना सब कुछ, बट हाँ इतना पता है कि उसने उसको खरीदने की कोशिश की थी, ठीक है, और बहुत अच्छे दाम पे खरीदने की कोशिश की थी, पर वो नहीं हुआ। उसके बाद कुछ सालों बाद और थोड़े, क्योंकि उसकी सारी यू नो वैल्यू गिर गई थी, तो फिर से उसको खरीदने की कोशिश की थी, फिर भी वो नहीं बिका, ठीक है। तो जो भी है उनका चलता रहता है, बट मैं ये बता रही हूँ एक्वायर कर लिया कंपनी को, ये एक वो दूसरा फॉर्म है। या पहले में अपन पार्टनर बन रहे थे, पार्टनर बन के इक्वल प्रॉफिट शेयर करते, इक्वल मेहनत करते, अब इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा एक्वायर कर लिया, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या है, कंट्रोल्ड प्रोडक्शन। कंट्रोल्ड प्रोडक्शन मतलब कि डोमिनोज वाली चीज़ बता रही हूँ मैं, मतलब कि मैंने सोच फ्रेंचाइजी, एग्जैक्टली, फ्रेंचाइजी इज कंट्रोल प्रोडक्शन, ठीक है। मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ अपना बिजनेस चालू करना है, लेकिन अब मैं अपना ब्रांड कहाँ से बनाऊँ, ठीक है। मेरे को बिजनेस तो करना है, मुझे प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन अब मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मेरे पास कोई नया आइडिया नहीं है जिसको मैं यूज़ टू कर सकूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। मैंने डोमिनोज को फ़ोन किया, देखो मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं लगाने को तैयार हूँ,
ठीक है, मैं डोमिनोज की बात कर रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है, तो तुम्हें थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे कई ब्रांड्स हैं जिनके सामने आपको बिल्कुल पैसे नहीं लगाने पड़ते, आपको सिर्फ काम करना पड़ता है या फिर आपको बहुत मिनिमल पैसे लगाने पड़ते हैं। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स तो आपको अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो जो भी है, मैंने उनको कांटेक्ट किया किसी थ्रू कि देखो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बहुत स्कोप है, यहाँ पे बहुत आपका प्रॉफिट हो सकता है, तो आप काम करो, मेरे को अपना ब्रांड दो, मेरे को ट्रेनिंग दो, मेरे को अपनी रेसिपी दो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए सेटअप करती हूँ, जो भी है मैं अपना इतने पैसे लगा रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, ठीक है, मेरे 20% आपके 80%, ऐसा ही होता है फ्रेंचाइजी में, तुम्हारे कम होते हैं उनके ज़्यादा होते हैं, जैसा भी नेगोशिएट हो जाए, जो भी तुम्हारा हो रहा है, पर ये होती है कंट्रोल प्रोडक्शन। अब जो भी मान लो डोमिनोज है, तो डोमिनोज के अपने बिजनेस के कुछ रूल्स हैं कि हम कस्टमर को इतना इतना ऑफर्स देंगे, इतने इतने टाइम में, ये करेंगे वो करेंगे। अगर मैं उसकी फ्रेंचाइजी लेके रखी है मैंने डोमिनोज की, तो मैं कुछ भी अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर सकती। मैं अपने से नहीं सोचूंगी चलो आज हम 70% ऑफ देते हैं, चलो हम 10% ऑफ देते हैं, नहीं, मैं कर नहीं सकती ये। अगर पूरी कंपनी दे रही है कि हाँ ठीक है, इंडिया में जितनी फ्रेंचाइजी उनको ये है, तो फिर मैं कर सकती हूँ, मैं अपने से नहीं सोच सकती क्योंकि ये बिजनेस मेरा नहीं है, ठीक है, ये पूरा ब्रांड उनका है और मुझे उनकी सुननी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट इज कंट्रोल्ड, आई हैव टू बी कंट्रोल्ड, ठीक है। मैं 1 ग्राम मिर्ची ज़्यादा नहीं डाल सकती उनके रेसिपी में, आई जस्ट कांट यूज माई क्रिएटिविटी, एंड दैट इज़ अ फ्रेंचाइजी, दैट इज़ अ कंट्रोल प्रोडक्शन। समझ में आया? तो ये अपने 3 फॉर्म्स हैं, इन 3 फॉर्म्स के बारे में अभी अपन लिख लेते हैं। बस यही था जिसमें हमने देखा कि प्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। 3 तरीके, पार्टनरशिप फर्स्ट, दूसरी कंपनी खरीद लो, लोकल कंपनी खरीद लो, तीसरी क्या, ये कंट्रोल प्रोडक्शन, फ्रेंचाइजी वन, ठीक है। चलो
ठीक है, तो एक अभी अपन बहुत ही थियोरटिकल सा टॉपिक है जो मैं बहुत बार बोल चुकी अभी मैंने एक्सप्लेन करते करते ही, जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। ठीक है, तो अपन बस यही बोल रहे हैं कि बेसिकली ये जो एमएनसीज इतना ग्लोबलाइज कर रही हैं अपने आप को, इससे फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा क्या है, सबसे पहले हम एमएनसीज की बात कर लेते हैं, या फिर तुम अगर एक अपनी कंपनी खोल रहे हो तो तुम अपने हिसाब से भी देख सकते हो इसको, क्या कि तुम्हें एक ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सीधी सी बात, तुम्हारे पास इतना एरिया था, भैया हमारे लोग हैं यहाँ पे, हमारे प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है, यहाँ पे हम एस्टैब्लिश हो चुके हैं, लेट्स गो टू अनदर कंट्री। ठीक है, अब हम वहाँ पे भी इस्टेब्लिश होंगे, एक तो हमारी प्रॉफिट, दूसरी चीज़ हमें नए नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, नए नए लोग मिलेंगे। ठीक है, और हम अपनी जो प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी को देख सकते हैं, या फिर मतलब उसकी कितनी नीड है लोगों को, वो भी देख सकते हैं कि भैया ये हमारी जो चीज़ है इसकी नीड सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इसकी नीड और भी जगह पे। देखो ये सब कहने वाली बातें हैं, मेन चीज़ है पैसा। ठीक है, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम इधर जाओगे पैसा मिलेगा, तुम और आगे जाओगे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये मैंने बोला, वही बोला मैंने, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ऑब्वियस सी बात है एमएनसीज क्यों इधर उधर जा रही हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा अपना देश, क्यों जा रही है? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए यार, प्रॉफिट चाहिए। इंडिया के लोगों के पास एक लिमिट है, चाहे तुम कुछ भी बना लो, कोई भी प्रोडक्ट बना लो, देयर इज़ अ लिमिट टू द प्रॉफिट ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, अगर तुम किसी भी कंट्री में हो तो एक लिमिट है भाई, इससे ज़्यादा तुम नहीं कमा सकते। तुम टूथपेस्ट भी बना रहे हो, टूथपेस्ट हर बंदा भी खरीद रहा है ना इंडिया में, तो उसकी भी एक लिमिट है। वो टूथपेस्ट को वो एक हफ्ते चलाएगा, बीच में खरीदने नहीं आएगा, एक हफ्ते के बाद ही आएगा ना। तो एक लिमिट है ना कि हर बंदा एक हफ्ते के बाद ही खरीद रहा है, समझ में आया? तो एक लिमिट हो जाती है। लेकिन वहीं पे अगर तुम इंडिया के कहीं और से, तो तुम्हारे पास अब एक नई पॉपुलेशन है जो तुम्हारे टूथपेस्ट को यूज़ करेंगे, नया प्रॉफिट मिलेगा तुमको। बात पैसे की है, कॉमन सेंस है कि कोई एमएनसीज अपने देश से बाहर क्यों जा रही है, उस देश का पैसा लेकर आने। दिस इज़ द थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो एमएनसीज के लिए प्रॉफिटेबल है, क्यों? क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक मार्केट को छोड़ के वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट कर रही है, पूरे वर्ल्ड के मार्केट में जा रही है। सेकेंडली क्या कि लोगों की बात करिए यहाँ पे, कि अगर मैं इंडिया में रहती हूँ, यहाँ पे कुछ इंडियन कंपनीज हैं जो कैंडीज़ बना रही हैं, चॉकलेट्स बना रही हैं, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बोर हो चुकी हूँ अब इन 4 चॉकलेट से। तो मेरे पास और ऑप्शंस मिलेगी अगर 4 कंपनी और आती है तो। वॉट अ रीज़न सीरियसली, बट योर बुक हैज़ रिटन दैट कि भैया मेरे पास अब 8 टॉपिक, मतलब मेरे पास 8 ऑप्शंस रहेंगे ना, कि अब मैं चारों से तो बोर हो गई अपने देश के, तो चलो मैं अब इनको चूज़ करती हूँ। समझ में? कुछ हद तक ये सीरियसली ट्रू है, क्योंकि अगर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इंडियंस बना रहे हैं, इंडियन कंपनीज बना रही हैं, उनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, वही चीज़ जब चाइना से बन के आती है तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। वी कैन सी द फोन्स। ठीक है, अगर तुम बेस्ट क्वालिटी फ़ोन्स की बात करोगे तो सबसे पहले तुम्हें आईफोन याद आता है, पर वो खरीदने की औकात नहीं है। ठीक है, उसके नीचे अगर तुम आते हो तो तुम्हें OnePlus याद आता है, वो अगेन कहाँ पे चले जाता है, वो वहीं का है, चाइना, कोरिया, वहीं पे पहुँच जाता है, राइट? ठीक है, चलो वो तो बेस्ट हो गया। उसके बाद एक मिडिल क्लास इंसान कौन से फ़ोन्स खरीदता है? ओप्पो, वीवो, यही सब खरीदता है। ठीक है, इवन अगर तुम सैमसंग की बात करो तो एक जो सैमसंग बहुत अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, सीरियसली हमारे रेंज में नहीं, मिडिल क्लास के रेंज में नहीं। ठीक है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, वो एक बहुत बढ़िया कंपनी है, सीरियसली से मिडिल क्लास के लिए नहीं है वो। ठीक है, तुम्हारे पास अगर आईफोन लेने जितना बजट है ना, तब तुम सैमसंग के प्रोडक्ट्स को देखो, तब वो बनाता है फ़ोन्स, तब वो बनाता है क्वालिटी प्रोडक्ट, अगर तुम्हारे पास उतना पैसा है तो। समझ में आ रहा है? तो बात तो वही है ना कि जो ये ऑप्शन वाली बात है वो गलत नहीं है, वो ऑप्शन वाली बात सही है कि हाँ तुम्हारे देश में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जो मेरे को अलग अलग बजट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट बेसिकली द प्रॉब्लम इज़ कि वो ऑप्शंस इंडिया में नहीं है। समझ में आया? अब भले ठीक है वीवो, ओप्पो हमको मिल तो रहा है 15,000 12,000, लेकिन वाई कांट वी अंडरस्टैंड दैट वो 12,000 15,000 अब वो किसी और जा रहे हैं, किसी और कंट्री में जा रहे हैं वो। ठीक है, एंड क्या इसमें क्या मान लो वो ओप्पो वीवो बनना बंद हो गए तो हम क्या खरीदेंगे? क्या नाम है इंडिया की कंपनी का, इंडिया में जो फ़ोन, माइक्रोमैक्स, बंद हो गई है वो। तो बात तो वही है ना, डू यू हैव ऑप्शंस? अगर ये कंपनी चली जाएं, अगर फॉरेन कंपनीज चली जाएं, डू यू इवन हैव ऑप्शंस? नो। ठीक है, तो इट्स अ ड्रॉबैक, बट ठीक है, अब तुम एज एन इंडिविजुअल देखोगे तो इट्स गुड दैट यू हैव ऑप्शंस।
बट इट्स सच अ बैड थिंग फॉर द कंट्री दैट यू डोंट, मतलब अगर ये फॉरेन कंपनी चली जाएंगी तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचेंगे। फेसबुक वालों के नाटक देखने पड़ते इंडियन गवर्नमेंट को। फेसबुक वालों के नाटक, वो डाटा शेयर करने वाले, हाँ वो तो होगा, वो तो होगा। तुम एग्जैक्टली तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी गवर्नमेंट कितना बोल देगी उस कंपनी को? उस कंपनी को पता है कि अगर हम चले गए तो व्हाट यू हैव इन योर ओन कंट्री, यू डोंट हैव एनीथिंग। वो भी तो हमारे बिना कुछ नहीं है, वो भी हमारे बिना कुछ नहीं है, लेकिन हम भी कुछ नहीं है ना। नहीं, तुम एक बात बताओ, उस कंट्री के पास सिर्फ इंडिया नहीं, मतलब उस जो कंपनी है उसके पास सिर्फ इंडिया थोड़ी है उसके, पर ये भी बात माननी पड़ेगी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलते हैं उसको, मतलब इंडिया को कोई नाराज़ नहीं कर सकता, इंडिया से कोई जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए भी एक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर कोई इंडिया से जाता है तो। हाँ ऑब्वियसली, बट सीरियसली ये अब वो एक होता है ना ट्रिगर पॉइंट आ चुका है, क्योंकि अगली जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो डाटा ही है, वो डेटा है, सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ डेटा है अब, ठीक है। अगर तुम्हें डेटा पता है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, सीरियसली तुम्हें डेटा पता है तुम कुछ भी अगर तुम अपनी वेबसाइट तक बना रहे हो तो उसको मार्केट कैसे करना है वो डेटा बताता है कि देखो ये 15 से 20 साल के अगर तुम्हारी वेबसाइट उसके काम की है, ठीक है, तुमने, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, इतना खुश मत होना, पर एक डेटिंग वेबसाइट की बात कर लो, उसका कौन उसको यूज़ करेगा? 15 से 20, 25, 30 तक के लोग उसको यूज़ करेंगे, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि जिसको मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ वो 15 से 30 तक के ही लोग हैं? डेटा बता रहा है तुम्हें। ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज को डेटा की ऐसे कितने काम पड़ते हैं, कितने काम पड़ते हैं, समझ में आ रहा है? और एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, सीरियसली एडवर्टाइज करना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब तुम एक ऐड लगा रहे हो, उसके 5, अगर किसी ने उस ऐड को क्लिक कर दिया तो तुम्हारे 5 रुपये कट रहे हैं, 7 रुपये कट रहे हैं, अगर किसी ने उसको क्लिक कर दिया है तो। एडवर्टाइज करने के इतने पैसे नहीं लगते, उसके शायद बहुत ही मिनिमल पैसे लगते हैं, लेकिन अगर किसी ने उस ऐड पे क्लिक कर दिया, देखो जब तक क्लिक नहीं किया तब तक तुम्हें फ़ायदा ही क्या हुआ? ऐसे ऊपर से देख के निकल गया तो क्या मतलब है? उसने क्लिक किया तभी तो तुम्हें फ़ायदा हुआ, जब वो फ़ायदा हुआ तुम्हारे 5 रुपये कट गए और वो क्लिक करके उसने कुछ खरीदा भी नहीं, चला गया वो तो, समझ रहे हो तुम? इतना कॉस्टली पड़ता है। अब वही तो बात है, अब मैंने एक डेटिंग वेबसाइट बनाई, उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसको एक 40 साल का बुढ़ा देख रहा है, उसने उसको क्लिक किया, उसको कुछ नहीं मिला, वो चला गया, मेरा तो पैसे का जा रहा है ना। अब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी अपने कितने पैसे बचा सकती हैं डेटा की हेल्प से, इफ़ दे नो कि इस एज ग्रुप में ही हमारे कस्टमर्स हमको मिलेंगे, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाओ, ठीक है। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में नहीं, ऐसी बहुत जगह पे हमें डेटा का यूज़ होता है, ठीक है। इससे डेटा इज़ द बिगेस्ट पावर, समझ में आ रहा है? और वो तुम कितना भी कर लो, गवर्नमेंट कितना भी बोल दे, कितना भी तुम सिक्योर कर लो अपने फ़ोन को, तुम आईफोन भी खरीद लो ना, तुम्हारा डेटा बाहर जा रहा है, मानो इस बात को। आज एक छोटा सा इंजीनियर ही करके दिखा सकता है, एक छोटा सा ऐप बनाने में इतना, मतलब एक अच्छा ऐप बनाने में बहुत नॉलेज लगती है, बट सिर्फ एक ऐप बना देने में कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं लगती है, वो मैं बना सकती हूँ सीरियसली। तो एक ऐप बना के वो तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा ना, मैं तेरे फ़ोन में मान ले एक ऐप बना के इंस्टॉल कर देती हूँ, तो वो अपन को पूछता ना, अलाउ योर कैमरा, अलाउ योर दिस, अलाउ योर दैट, और तुमको वो अलाउ करना, बट जब तक अलाउ नहीं करोगे वो खुलता नहीं है। कहीं कहीं खुल भी जाता है, कहीं कहीं पे नहीं खुलता है, वो बोलता है या तो अलाउ करो, नहीं तो फिर हम खोलेंगे नहीं, और वो अलाउ करना पड़ता है तुम्हें अगर तुम्हें उस ऐप को यूज़ करना है। नाउ दैट ऐप कैन यूज़ योर कैमरा, योर माइक्रोफोन एनी टाइम टिल द टाइम योर फोन इज़ नॉट स्विच्ड ऑफ, इट इज़ यूजिंग इट। तुम कैमरा खोल के भी नहीं बैठे, तुमने बस ऐसे ही फ़ोन रखा हुआ है अपना, उसकी स्क्रीन तक ऑफ है, बट दैट ऐप कैन यूज़ योर माइक्रोफोन, दैट ऐप कैन यूज़ योर कैमरा, दे कैन नो वॉट यू आर टॉकिंग, दे नो वॉट यू आर वेयरिंग, सीरियसली, ठीक है। तो देखो डेटा शेयर हो रहा है, इन यू डोंट नो इन हाउ मेनी वेज इट इज शेयरिंग, ठीक है। अगर वो तुम्हें बिना बताए वो तुम्हारा कैमरा भी यूज़ कर सकता है, तो तुम्हारी चैटिंग, तुम्हारे जो PDFs, इवन इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ अ न्यू बिजनेस, उस आइडिया को तुमने सेव करके रखा है ना, तुम उस आइडिया के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, गूगल मीट पे बात कर रहे हो, तुम उसको डिस्कस कर रहे हो, दे आर नोइंग दैट, ठीक है। तो डेटा इज सच अ बिगेस्ट पावर, समझ रहे हो, ठीक है। और वो डेटा बाहर जा रहा है, और दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ आवर कंट्री, इट्स नॉट अ गुड थिंग। यहाँ पे बोला है तुम्हारे बुक में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है तो उसके बारे में एडवांटेजेस बोलने पड़ेंगे, बट दिस इज़ नॉट एन एडवांटेज, दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज दैट वी डोंट हैव ऑप्शंस इन इंडिया,
समझ रहे हो। बट अपन को यहाँ पे इतना ही पढ़ना था तो अपन ने इतना पढ़ लिया। इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैंने अभी तुम लोग को बताया, मतलब कि फ़ायदे बेसिकली ग्लोबलाइजेशन के। इसके जो मेन फ़ायदे हैं वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। मुझे असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। अभी जितना पढ़ा दिया है ठीक। और सुनो, कौन था वो जिसने मुझे एक एक लाइन में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तारीफ बना के, हाँ तो जो भी था वैसा मत करना। अभिषेक सर को लगा कि वो इनकम्प्लीट है, उन्होंने मुझे वापस दे दिया कि जो इनकम्प्लीट है उन बच्चों को बोला करो करके आए। मैं उनको क्या बताऊँ कि बच्चों ने कंप्लीट ही दिया है मुझको। एक लाइन को बना के हाँ तो ठीक है, तो वो पूरा ही करना, मतलब थोड़े अच्छे से आंसर्स बनाना, ठीक है।